नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में और आप देख रहे हैं देश की बात। मेरे साथ मैं हूँ राजश्री और आज की शुरुआत एक बेहद दुखद खबर से। प्रशासनिक अधिकारियों और बाबुओं के भ्रष्टाचार के मकड़जाल में फंसकर आज 30 नौनिहाल मौत के मुंह में समा गए। मामला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर का है, जहां बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के चलते 30 मासूमों की यहां मौत हो गई। खबरों के मुताबिक पैसों का भुगतान न होने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली फर्म ने सप्लाई बंद कर दी थी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या अस्पताल प्रशासन को ये नहीं पता था कि आईसीयू और आईसीसीयू में भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है? क्या अस्पताल प्रशासन ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो मरीजों का क्या होगा? दरअसल हमारे देश में सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि उसे न तो किसी की परवाह है और न ही कोई मतलब। सीएम योगी के गृह जिले का ये हाल तब है जब 9 अगस्त को खुद मुख्यमंत्री जिले के दौरे पर थे और काम में लापरवाही बरतने पर उन्होंने कई अधिकारियों का तबादला भी कर दिया था। इसके पहले 21 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित एमवाई अस्पताल में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जहां ऑक्सीजन की कमी से 17 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन ये सवाल बच्चों का है, इसलिए पूरे देश को इस पर गंभीर होना होगा। फिलहाल देखते हैं कि आज की घटना कैसे हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर से दिल दहला देने वाली खबर आई। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने से 30 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी मरीजों की मौत ऑक्सीजन नहीं मिल पाने से हुई। इंसेफ्लाइटिस के मरीजों के लिए बने 100 बेड के आईसीयू सहित दूसरे आईसीयू और वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई ठप होने से मासूमों ने दम तोड़ दिया। आज सुबह जानकारी में आया कि वहाँ पर जो लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है मेडिकल कॉलेज में, वो व्यवस्था कल रात में वहाँ पर, जिसके बारे में तत्कालीन प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से हमने बात किया तो उन्होंने इस बात को कहा कि जो सप्लाई उनको वेंडर देता था वो कल रात से उसने नहीं दी, और उसका कारण ये बताया कि उसका कुछ पेंडिंग अमाउंट पेमेंट का था। खबरों के मुताबिक करीब 69 लाख रुपए का भुगतान न होने की वजह से संबंधित फर्म ने अस्पताल को ऑक्सीजन की सप्लाई ठप कर दी। लिक्विड ऑक्सीजन गुरुवार से ही बंद थी और उसके बाद सारे सिलेंडर भी खत्म हो गए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2 साल पहले लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया था। इसके जरिए इंसेफ्लाइटिस वार्ड सहित करीब 300 मरीजों को पाइप के जरिए ऑक्सीजन दी जाती है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से इतने मरीजों की मौत का होना इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है। अस्पताल प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही से न सिर्फ कई परिवार उजड़ गए, बल्कि इस घटना ने एक बार फिर उस लचर और सड़ चुके सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है, जो न जाने कितनी जिंदगियां छीन लेने के बाद भी अब तक नींद से नहीं जागी है। जगदम्बा त्रिपाठी, एपीएन, गोरखपुर। और इस पूरे हालात पर नजर रखने के लिए, इस पूरे हालात की पृष्ठभूमि समझने के लिए सीधे अपने संपादकीय सलाहकार गोविंद पंतराजू के साथ जुड़ते हैं। गोविंद जी, जिस तरह की ये घटना है, इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए शायद कमी होगी। तमाम तैयारियों के बीच कहाँ खामी रह गई? देखिए, मुझे लगता है खामी हमारी उस सोच में है जो जिसमें प्राथमिकताएं तय नहीं होती। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस की समस्या नहीं है और मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ अनेक बार इस मामले को संसद से लेकर हर स्तर पर उठा चुके हैं। उन्होंने अपने स्तर पर अनेक बार प्रयास भी इस मामले में किए, लेकिन इस बार उनके द्वारा ये कहे जाने के बाद भी कि हम सब कुछ। गोविंद जी, इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से सीएमओ रविंद्र कुमार जुड़ रहे हैं। फोन लाइन से आपके पास आऊंगी और इस पूरी पृष्ठभूमि को समझूंगी, लेकिन इसके पहले रविंद्र कुमार जी, इस तरह की घटना होना जाहिर सी बात है कि इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता है। क्या जब मुख्यमंत्री ने जाकर गोरखपुर में ये स्पष्ट किया था कि किसी भी हाल में कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, उसके बाद भी किस तरह से लापरवाही हुई? ये मेडिकल कॉलेज का मामला है, ये हमारे डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में नहीं होता है जी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। वैसे इनके यहाँ जो बात है, वो इनके यहाँ जो लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई है वो कल शाम को 7 बजे कम हो गई थी जी। लेकिन पास पैरेलल जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर थे जिससे इन लोगों ने पूरा काम चलाया
जी। ये कहना गलत है इनके हिसाब से कि ऑक्सीजन की कमी से कोई घटना हुई है। जी, लेकिन रविंद्र जी, एक डॉक्टर होने के नाते भी इतना तो आप समझते होंगे कि जिस तरह से ऑक्सीजन की जरूरत होती है, खासकर मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित बच्चों के लिए। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ, ऑक्सीजन की यहाँ कोई कमी नहीं थी। जब लिक्विड ऑक्सीजन पाइप से सप्लाई होता है, वो जब इनके यहाँ खत्म होने लगा तो इनके पास पैरेलल ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर्स हैं, सभी हॉस्पिटल में रहते हैं। उससे इन लोगों ने तुरंत इसको शिफ्ट कर दिया। लेकिन कहाँ पर ये कमी रही रविंद्र जी? क्योंकि ये अगर इतनी जल्दी सब कुछ शिफ्ट हो गया था, उसके बाद भी 30 बच्चों की जानें गई हैं वहाँ पर। कोई डेथ नहीं हुई है। कल जब से इनके ऑक्सीजन की कमी हुई है तब से कोई ऐसा ज्यादा डेथ नहीं हुआ। तब से पिछले 12 बजे रात से निकला है, 12 बजे रात से लेकर के अभी तक कुल 7 डेथ की रिपोर्ट है। लेकिन डीएम ने कहा है, वहाँ डीएम हमारे पास उनकी बाइट भी है, डीएम ने कंफर्म किया है कि 30 बच्चों की मौत हुई है। रविंद्र जी, ऐसा नहीं लगता कि हम सच से आंखें चुरा रहे हैं? मैं सुनिए मेरी बात। मैं पिछले ये करीब 18-19 घंटे की बात कर रहा हूँ। इसमें कुल 7 डेथ हुई है। उसके पहले जो 9 तारीख की आधी रात से 10 तारीख की आधी रात तक जो 10 तारीख की डेथ है, उसमें यहाँ 23 डेथ हुई है। उसमें 14 डेथ हुई है नियोनेटल वार्ड में, 3 डेथ हुई है एंसेफेलाइटिस में, और 6 अदर कारणों से हुई है। तो कुल 23 डेथ हुई है जो पिछले 24 घंटे की बात है। जी, ये आंकड़े आपके हैं रविंद्र जी, लेकिन सरकार ने जो अपना प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें स्पष्ट किया है। रविंद्र जी, आप सुन लें, क्योंकि अभी यही आंकड़ा दिया है सबको। मैं ये कह रही हूँ कि जब जो प्रेस रिलीज सरकार ने जारी किया उसमें कहा है कि वहाँ स्थिति गंभीर है। सरकार की तरफ से जारी जो विज्ञप्ति है उसमें स्पष्ट किया गया है कि स्थिति गंभीर है, और डीएम को यह आदेश दिया गया है कि इस पूरी स्थिति पर वो अस्पताल में मौजूद रहकर और पूरी स्थिति की जानकारी दें। क्या आपको लगता नहीं कि उसके जी आपको लगता नहीं कि स्थिति बहुत गंभीर है वहाँ पर? जी रविंद्र जी से संपर्क कुछ तकनीकी खराबी, लेकिन और एक वही प्रशासनिक जो रवैया हम देखते रहते हैं कि जब भी कोई घटना होती है तो उसको गोल मोल ढंग से निपटा देने की कोशिश होती रहती है। एक बार फिर से वही गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, हमने देखा कि किस तरह से एक बार फिर से प्रशासनिक तौर पर किसी तरह से मामले को निपटा देने की कोशिश चल रही है। ये कहा जा रहा है कि 30 मौत केवल बच्चों की ही नहीं है, इसमें कुल आंकड़े 24 घंटे कैसे हैं, बात वही है, किस तरह से उसको घुमाया जा रहा है। क्या ऐसा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ या सरकार की, मैं कहूँ चूंकि उनका क्षेत्र है इसलिए उन पर बहस ज्यादा होगी, कि ये जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो नहीं रहा स्वास्थ्य उनके, और इस वजह से शायद इन घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई जा सकी? बिल्कुल वही बात जो मैंने आपसे शुरू में कही थी कि प्राथमिकता आदमी की जान बचाना नहीं है, प्राथमिकता बजट की होती है, प्राथमिकता में खुद के लिए पैसे कमाना होता है। अन्यथा अगर जिस बीमारी से इतनी बड़ी समस्या है और अगर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोग मर रहे हैं, तो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी आपको 6 महीने से लगातार बकाये के भुगतान की बात कर रही थी। क्यों नहीं उसके बकाये का भुगतान युद्ध स्तर पर किया गया? अगर इतनी बड़ी समस्या है, जिस समस्या में ऑक्सीजन सबसे बड़ी राहत है जिस बीमारी के इलाज के लिए, और उसी ऑक्सीजन की आपके पास सप्लाई नहीं हो रही है, तो कहीं कहीं दिखता है कि जान की कीमत नहीं है, जान की परवाह किसी को नहीं है, लोगों को अपने कमीशन से मतलब है। और चाहे कहने वाले कोई हो, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी खुद क्यों ना हो, उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से भी आपने देखा कि सीएमओ इतनी आसानी से उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधे से हटा ली कि ये तो मेडिकल कॉलेज का मामला, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। सीएमओ का मतलब इलाके के पूरे जिले के स्वास्थ्य से होता है। उसको तत्काल इस मामले के लिए अगर जरा भी संवेदनशीलता होती तो वो अस्पताल में होता, लेकिन वो बात दूसरे के कंधे पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। और ये तमाम लोगों में, लखनऊ में मंत्रियों से जब बात करने की कोशिश मीडिया ने की तो ज्यादातर मंत्रियों ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनके विभाग का मामला नहीं है या हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो साफ दिखता है कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री खुद आश्वस्त क्यों न करें कि किसी को मरने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह की हमारा सिस्टम हो गया उस सिस्टम में मुझे नहीं लगता कि संवेदनशीलता कहीं बची है।
जी, लेकिन खासकर गोरखपुर उस क्षेत्र की बात करें गोविंद जी, तो ये समस्या कोई नई नहीं है। वहाँ के अस्पतालों की हमने लगातार एपीएन ने रिपोर्टिंग की है उस पर, और पूरे उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की स्थिति भी हमने दिखाई थी, और सुनिए सरकार में भी हमने चलाया था किस तरह से ज़रूरी है इन तमाम स्थितियों को कंट्रोल में करना, इन तमाम स्थितियों पर ध्यान देना। क्या आपको लगता है कि अभी भी जो लगातार इस तरह की लापरवाही हो रही है, उस लापरवाही के लिए कोई जिम्मेदार अभी तक कोई जिम्मेदारी तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है? ऐसे में क्या आपको लगता है कि अब कम से कम सरकार सजग होगी, और वैसे तो कल वहां दौरों का दौर शुरू हो जाएगा? निश्चित तौर पर मुझे लगता है अब, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये अपना गृह क्षेत्र है, और अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी इस बात पर बहुत जोर दिया था कि इस बार एंसेफेलाइटिस से किसी को बेमौत नहीं मरने दिया जाएगा। गोरखपुर के अपने दौरे में उन्होंने इस बात को बहुत खास तौर पर इस पर जोर दिया था कि इस बार हम ऐसा सब कुछ पहले से इंतजाम करेंगे कि लोगों की बिला वजह मौत नहीं होगी, इलाज में की कमी की वजह से मौत नहीं होगी। लेकिन इस सब के बाद भी इतना सब कुछ हो गया है। अब क्योंकि उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी सवाल है, और बहुत बड़ा सवाल उनकी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर भी है, तो निश्चित तौर पर अब इसके बाद ऐसा दिखता है कि सरकार सक्रिय होगी, कल सख्ती होगी, और शायद इसके बाद कम से कम इन 30 लोगों की जो जान है वो बाकी लोगों की जान बचाने के लिए शायद काम आ जाए। चलिए गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि सरकार कम से कम अब तो जगेगी, इन 30 बच्चों की मौत जाया नहीं जाएगी। लेकिन जिस वक्त 30 बच्चों की मौत हो रही थी, उसी वक्त इस देश में तमाम अन्य चीज़ें चल रही थीं। ये देश इस बात पर बहस कर रहा था कि मदरसों में वंदे मातरम गाए जाएं, और बीएमसी ने ये ज़रूरी कर दिया कि स्कूलों में वंदे मातरम गाए जाएं, और वहाँ पर भी नेताओं के तरह तरह के बयान आ रहे थे। और इसी से ये समझ में आता है कि सियासत इंसानियत से कितनी दूर है। बहरहाल सियासत और इंसानियत के बीच के द्वंद्व पर विवाद हमेशा होता रहा है और होता रहेगा, लेकिन ऐसी स्थितियां कभी पैदा न हो, इस उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक आज बड़ी खबर आई, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मामला आया जिसको लेकर कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, कई लोगों की उम्मीदें टूट भी सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर अब 5 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है। मामले में 7 साल बाद आज शुरू हुई सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुवाद के लिए करीब 4 महीने का वक्त मांगा, जिस पर अदालत ने अनुवाद के लिए 12 हफ्ते की मोहलत दे दी है। उधर कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को बहस में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी। हालांकि बाद में बेंच ने कहा कि सभी पक्षकारों की दलीलें पूरी होने के बाद उन्हें भी सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने संकेत दिया है कि अगले साल जनवरी के मामले की विस्तृत सुनवाई हो सकती है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के मामले में 7 साल बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होने पर यूपी सरकार की तरफ से एसोसिएट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सबसे पहले पक्ष रखते हुए मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस बात पर आपत्ति जताई कि ये सुनवाई उचित प्रक्रिया के बिना की जा रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि अभी ऐतिहासिक दस्तावेजों का ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है, इसलिए वो इन्हें जमा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 महीने में दस्तावेजों का अनुवाद करने को कहा। इसमें 9000 पेज के फैसले और 9000 से ज्यादा पेज के दस्तावेज शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। जो पार्टियों को अनुवाद करने के लिए समय दिया गया था वो कहा है कि जो दस्तावेज जिन पर पार्टी अपनी बहस निर्भर करना चाहती है वो दस्तावेजों का अनुवाद कराने का दायित्व उस पार्टी पर होगा। और जहाँ तक गवाही का सवाल है, ये दस्तावेजों की बात हो रही है। जो गवाही रिकॉर्ड हुई है हिंदी में, उसका अनुवाद जो अंग्रेजी में होगा ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, और 12 हफ्ते के अंदर उसको ये ट्रांसलेशन करने का निर्देश दिया गया है। इनमें अरबी, फारसी और संस्कृत में लिखे दस्तावेज भी शामिल हैं। मामले से जुड़े पक्ष उन दस्तावेजों का अनुवाद करेंगे जो उन्होंने हाईकोर्ट में रखे थे। यूपी सरकार हाईकोर्ट में हिंदी में रखी गई दलीलों का अनुवाद करेगी। सुनवाई के दौरान जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अनुवाद के लिए समय मांगा तो बेंच ने कहा कि 7 साल से आप क्या कर रहे थे। उधर मामले की जल्द सुनवाई की याचिका दाखिल करने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद को पक्षकार बनाने की अर्जी को बेंच ने ठुकरा दिया। हालांकि जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि पक्षकारों की दलीलों के बाद उन्हें भी मौका दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये कोई दीवानी विवाद नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों का मामला है। इसके साथ ही स्वामी ने कहा कि इस मामले को दीवानी से बदलकर सार्वजनिक हित के मामले की तरह देखा जाए। इन्होंने डट के विरोध किया कि कुछ तैयार नहीं है, ये नहीं है, परंतु पहला जो मेरा उद्देश्य था वो था कि कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाए। इन्होंने ट्रांसलेशन ये वो दुनिया भर की ऑब्जेक्शन रेज करके डिले करने की कोशिश की, परंतु अंत में 5 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। हाँ, ये तय हुआ। दूसरा है कि कोर्ट ने कहा कि आपको अपने मूलभूत अधिकार में आर्ग्यूमेंट्स लीड करना है और यदि आप असंतुष्ट हैं वो जो फैसला होगी उसके बाद आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। इस सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने अदालत में अर्जी लगाकर मामले में नया पेच डाल दिया है। शिया बोर्ड ने विवाद में पक्षकार होने का दावा किया था। शिया वक्फ बोर्ड ने 70 साल बाद 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति करार दिया गया था। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की विशेष बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 में आए फैसले के बाद 7 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका है। विवेक सिंह के साथ राकेश सिंह, APN, दिल्ली। तो एक और राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में सुनवाई शुरू हो गई है। तो सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने नया पेंच फंसा दिया। शिया वक्फ बोर्ड ने पहली बार माना कि राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। साथ ही बोर्ड ने बाबरी मस्जिद से जुड़े निचली अदालत के 71 साल पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी। यही नहीं, बोर्ड वैकल्पिक जगह पर भी मस्जिद बनाने को तैयार हो गया। एक और सुनवाई शुरू हुई तो दूसरी ओर कानूनी दांव-पेच भी शुरू हो गए। करीब 125 साल पुराना राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद सुलझने के बजाय और उलझता दिख रहा है। सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने निचली अदालत के 1946 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इस फैसले में निचली अदालत ने शिया वक्फ बोर्ड के इस दावे को खारिज कर दिया था कि बाबरी मस्जिद को बाबर ने नहीं बल्कि मीर बकी ने बनवाया था। कोर्ट ने कह दिया कि 1/3 हो, तो अब 1/3 के बाद शियाज ने डिसाइड किया कि देखिए 1/3 में अगर जो हिस्सा मिलता है और उस पर अगर आप मस्जिद बनाते हैं और साथ में 2/3 में या 1/3 वही वखाड़ा या रामलला का मंदिर बनता है, तो दोनों पार्टी आपस में माइक्स वगैरह लाउड स्पीकर इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे के रिलीजियस परफॉर्मेंसेस में डिस्टर्बेंस होगी, तो ये पीसफुल सेटलमेंट नहीं हो सकती। यही नहीं, शिया वक्फ बोर्ड ने पहली बार माना है कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। शिया वक्फ बोर्ड इस जमीन को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड से 1945 में ही केस हार गया था और तब से राम जन्मभूमि से जुड़े मामले में मुसलमानों का पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड ही रख रहा है। साथ ही शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा है विवादित जमीन पर राम मंदिर बनना चाहिए और उससे थोड़ी दूर मुस्लिम इलाके में मस्जिद बनाई जानी चाहिए। अगर मामले पर नजर डालें तो 1528 में मस्जिद का निर्माण हुआ। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। कथित रूप से कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1986 में फैजाबाद में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को पूजा के लिए विवादित मस्जिद का ताला खुलवा दिया। 1979 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। 1990 में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को कुछ नुकसान पहुंचाया। 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के और 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। 13 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला दिया। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। मई 2003 में सीबीआई ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। जुलाई 2005 में 5 हथियारबंद आतंकियों ने विवादित परिसर पर हमला किया, जिसमें 5 आतंकियों सहित 6 लोग मारे गए। 30 जून 2009 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की जांच के लिए गठित लिब्राहन आयोग ने 17 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी।
24 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को जमीन देने के साथ ही विवादित स्थल का 1/3 हिस्सा मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दिए जाने की बात कही गई। मगर यह निर्णय दोनों को स्वीकार नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्थगनादेश दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले के बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के एक नए फरमान की, जिसको लेकर राष्ट्रभक्ति के नाम पर एक नई बहस छिड़ी हुई है। दरअसल आज़ादी के त्यौहार 15 अगस्त के जश्न को मनाने के लिए देश कदम ताल कर रहा है। जश्न आज़ादी की तैयारियां उत्तर प्रदेश में भी परवान चढ़ रही हैं और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा ने 15 अगस्त को मदरसों में वंदे मातरम गाने को कहा है और इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। जब अंग्रेजों के खिलाफ देश के वीर सपूत अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश की फिजाओं में गुंजयमान हो रहा था। जब अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद करने के लिए राष्ट्रगीत गाया जा रहा था, तब वंदे मातरम की गूंज के साथ ही जवानों का खून खौल जाता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, देशभक्ति की परिभाषा भी बदल गई है। वर्षों नहीं सदियों की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ तो वंदे मातरम के मायने भी बदल गए। पहले वंदे मातरम पर देश के प्रति प्रेम उमड़ जाता था, अब वंदे मातरम की बात होती है तो विवाद हो जाता है। राष्ट्रगान गाना, राष्ट्रीय पर्व मनाना, ये कौन सा गलत काम है? राष्ट्रीय गीतों का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजन करना, चाहे कोई भी संस्था हो, अगर इस दिशा में सरकार का निर्णय है तो जो विरोध कर रहे हैं वो बहुत घटिया राजनीति कर रहे हैं। किसने कहा कि देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं? जिनसे कहा, जो कह रहे हैं, शायद वो अपने आप में आकलन नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अपना आकलन करना चाहिए। कहता हूं कि आपको इस तरह के बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि देश की एकता और अखंडता पर कहीं कोई ऐसी बात नहीं आना चाहिए। ये सबके लिए हम लोग अच्छे से करते हैं, देश की आजादी में सबका योगदान रहा है। यूपी के रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा राहुल गुप्ता की तरफ से जारी निर्देशों में मदरसों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने और उसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करने को कहा गया है, तो विरोध के स्वर भी उठने लगे। कि आप कोई चीज़ किसी पे थोप नहीं सकते। ये मुल्क आज़ाद है, हर शहरी आज़ाद है, उसका जो दिल में आए वो गाए चाहे ना गाए, उसकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है। आप बाय फोर्स उससे कोई काम नहीं करा सकते। जितने भी हमारे मदारिस हैं, हर जगह आज़ादी का जश्न बड़े पैमाने पर आज से नहीं 1947 से मनाया जाता रहा है और इंशाल्लाह मनाया जाता रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये सर्कुलर निकालती कि सभी शिक्षा संस्थानों को 15 अगस्त को झंडा फहराना होगा तो ये पूरी तरह से सही होता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक समुदाय विशेष के संस्थानों को टारगेटेड किया है, ये बहुत निंदनीय है। योगी राज में इस फरमान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। आजाद देश में देशभक्ति का सबूत मांगा जा रहा है। वंदे मातरम गाया या नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग मांगी जा रही है। मदरसों में गाइडलाइन जारी की जा रही है। यूपी में करीब 8000 मदरसे हैं। इनमें लगभग 550 से ज्यादा मदरसों को सरकारी मदद मिलती है। जाहिर है सरकारी आदेश को मानना इनके लिए अपने अस्तित्व बचाने के लिए जरूरी है। सवाल मदरसों में झंडा फहराने या राष्ट्रगीत गाने का नहीं है, बल्कि देशभक्ति का सबूत मांगने का है। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN लखनऊ। और यूं सिर्फ यूपी में ही नहीं, वंदे मातरम को लेकर देश भर में कोलाहल मचा हुआ है। पहले मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के स्कूलों में राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने का आदेश दिया था, तो महाराष्ट्र में बृहन मुंबई नगर पालिका यानी BMC ने भी अपने स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य बना दिया है। जाहिर है विरोध तो होना ही था और हो भी रहा है, लेकिन वंदे मातरम के विरोध में जो बयान आ रहे हैं वो भी सियासत के सबसे गंदे रूप को दिखा रहे हैं। BMC के स्कूलों में राष्ट्रगीत को जरूरी बनाए जाने के प्रस्ताव पर तकरार की आग जो पैदा हुई थी, वो अब ज्वाला बनने लगी है।
हालांकि अभी इस प्रस्ताव को महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन विरोधियों की त्योरियां चढ़ गई हैं। राष्ट्रगीत को लेकर फरमान जारी करने की मंशा पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। मातृभूमि की वंदना का विरोध के लिए धर्म की परंपराओं और मान्यताओं को आधार बनाया जाने लगा है। ये ऐसी बेहुदा चीजें ला करके आपस में भाईचारगी को खत्म करना ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जब ये मुद्दा पहले भी आया था, आजादी के पहले भी, तो गांधी जी ने कहा था कि सिर्फ एक नारे से आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और नेशनल सॉन्ग जरूर है, मगर नेशनल एंथम जनगणना बना का एक एक्ट है, इसका कोई एक्ट नहीं है। महज हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए और सेकुलरिज्म को ख़त्म करने के लिए इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ देश के लोगों को कि हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, ना हम मक्का की करते, ना मदीने की करते, ना हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करते। हम सिर्फ अल्लाह की पूजा इबादत करते हैं। बीएमसी के प्रस्ताव के विरोध में स्वर उठे हैं तो उसका स्वागत करने वालों की कमी नहीं है। शिवसेना ने तो पहले ही बीएमसी के प्रस्ताव को देर से उठाया गया सही कदम बताया था। बीजेपी ने भी राष्ट्रगीत के इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों पर सवाल उठाए। अगर वंदे मातरम जो देशभक्ति का एक परिचय देता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और जो इस पे अगर कोई कंफ्यूजन पैदा करते हैं, कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, तो उनकी मानसिकता समझनी चाहिए और उनकी मंशा समझनी चाहिए। उनका इंटेंशन होता है गड़बड़ कराना, ना कि उनको कोई आपत्ति है वंदे मातरम कहने से। मुझे लगता है कि देश की जनता और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इससे, और ना उनको होगी। अगर कोई आतंकवादी बन जाएगा तो जो पत्थरबाजों का हाल है, बम फेंकने वाला, वो हर आतंकवादी का हाल होगा, जो आपको मैंने कहा। थोपने का कोई काम नहीं है, राष्ट्रीयता थोपी नहीं जाती है। राष्ट्रवादी आदमी होते हैं जिनके खून में गद्दारी हो, उनको राष्ट्रीयता कोई सिखा नहीं सकता। अपने मुल्क का मिजाज भी अजीब है। देश के खिलाफ नारे लगाने, देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे को बोलने की आजादी करार दे दिया जाता है। बात राष्ट्रभक्ति की आती है, मसला राष्ट्रगीत के गायन का आता है तो धर्म की आड़ ले ली जाती है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या राष्ट्रगीत के गायन को ही राष्ट्रभक्ति का पैमाना बनाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वंदे मातरम के अलावा आर्टिकल 35A पर भी विवादों का साया है। आर्टिकल 35A पर अपनी आशंकाओं को लेकर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। मुलाकात के बाद बाहर निकलकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीएम के साथ उनकी मुलाकात अच्छी रही और पीएम मोदी ने उनकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। अनुच्छेद 35A पर मचे सियासी घमासान के बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले कश्मीर घाटी में अनुच्छेद 35A के मुद्दे पर महबूबा ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जानना चाहती थी कि अनुच्छेद 35A पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में क्या रुख रहेगा। कोर्ट में इस मामले से जुड़ी एक PIL पर सुनवाई चल रही है। इस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई नागरिक ना तो जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकता है और न ही स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है। जम्मू कश्मीर और वहां के नागरिकों को स्पेशल स्टेटस देने वाले प्रावधानों को खत्म किए जाने से जुड़ी अटकलबाजियों के बीच महबूबा मुफ्ती ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद महबूबा ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद अब उनके मन में कोई शंका नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का जो रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था। थैंक यू सो मच। हमारा जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उसका बेसिस ही ये है कि जो 370 है उस पर स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, नो फिडलिंग विद स्टेटस को। सो दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आवर एजेंडा। सो नन ऑफ अस कैन गो अगेंस्ट दैट। महबूबा मुफ्ती का मानना है कि अगर इस अनुच्छेद से छेड़छाड़ हुई तो इसका सीधा असर न सिर्फ घाटी की राजनीति पर पड़ेगा बल्कि वहां की जनसंख्या पर भी होगा। अनुच्छेद 35A एक संवैधानिक प्रावधान है जो जम्मू कश्मीर की इस बात को इजाजत देता है कि वो अपने स्थायी नागरिकों की परिभाषा तय कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसकी राय धारा 370 के बारे में भी मांगी है। भारतीय संविधान की धारा 370 जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार देती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 35A से जुड़े मामलों पर व्यापक बहस के लिए इसे 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया है और मामले के निस्तारण के लिए 6 हफ्ते की समय सीमा तय की है। माना जा रहा है कि बेंच सितंबर के पहले हफ्ते में इस पर फैसला सुना सकती है।
इस मुद्दे को लेकर महबूबा मुफ्ती विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से भी मिलकर समर्थन मांग चुकी हैं। फारूक अब्दुल्ला ने उनसे कहा था कि वो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रियों और शीर्ष बीजेपी नेताओं से मिले, ताकि इससे जुड़ी तमाम आशंकाओं को खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर जेडीयू ने अब लगभग शरद यादव की विदाई तय कर ली है। वेंकैया नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी से मुलाकात के बाद जब नीतीश बाहर निकले तो पत्रकारों ने उन्हें घेरा। नीतीश ने कहा कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात बिहार के विकास को लेकर हुई है, लेकिन जब बात शरद यादव की आई तो नीतीश आक्रामक हो गए। उन्होंने कहा कि वो अपने फैसले लेने को स्वतंत्र हैं। नीतीश के इस बयान के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि शरद यादव की विदाई जेडीयू से तय हो गई है और शायद शरद यादव इसको समझ भी चुके हैं। मोदी के साथ नीतीश की दोस्ती कुछ इस कदर परवान चढ़ी है कि अब अपने भी पराये लगने लगे हैं। कल तक जिस मोदी के नाम को नीतीश पानी पी पी कर कोसते थे, आज वो दिल के इतना करीब है कि उसके लिए नीतीश शरद यादव का हाथ छोड़ने तक को तैयार हो गए हैं। वेंकैया नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे नीतीश कुमार ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नीतीश ने बाहर निकलकर कहा कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी बात में बिहार के विकास को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन शरद यादव का जिक्र आते ही नीतीश बेकाबू हो गए। कहा, बीजेपी के साथ जाकर हमने अपना फैसला कर लिया है। शरद बाबू अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां तक पार्टी का प्रश्न है, पार्टी ने अपना निर्णय लिया है और जो कुछ भी निर्णय हमने लिया है कोई अपनी मर्जी से नहीं लिया है, पूरी पार्टी की सहमति से लिया है और इस बात का हम उल्लेख कर चुके हैं। इसके बाद अगर वे कोई अपनी राय रखते हैं तो राय रखने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि शरद यादव के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर तो नीतीश कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी बातों से पता तो चल ही गया कि जेडीयू से शरद यादव की विदाई तय है। शरद यादव की खुली बगावत और महागठबंधन के साथ खड़ा होने के बाद पार्टी उनसे बेहद खफा है। कि दो पार्टी आमने सामने, दो गठबंधन आमने सामने लड़े हों और दोनों के मैनिफेस्टो अलग अलग हो, वो मैनिफेस्टो बीच में ही मिल जाए। ये इतना बड़ा लोकशाही लोकतंत्र में विश्वास का संकट है। इस संकट को जनता के बीच जाकर के, और मैं गठबंधन के साथ आज भी खड़ा हूं। बदलते दौर में शरद जी भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान रहे हैं, धन बल के बदौलत राजनीति कर रहे हैं और साथ ही साथ मॉल, फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान और ये सारे जो अकूत संपत्ति लालू यादव का है, कहीं निगाहें तो लालू जी के, शरद जी का उस पर नहीं है। नीतीश कुमार ने पहली बार शरद यादव के खिलाफ खुलकर बयान दिया है। इस बयान के बाद अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि नीतीश किसी तरह का कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। शरद यादव पार्टी में बने रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो जेडीयू को उनकी परवाह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इससे पहले आज सुबह वेंकैया नायडू ने देश के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नायडू को पद की शपथ दिलाई। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बीजेपी का कब्जा हो गया। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही देश की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ। देश के सभी बड़े संवैधानिक पदों पर बीजेपी और संघ से जुड़े लोग काबिज हो गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन सब एक ही पार्टी और विचारधारा से आने वाले राजनेता हैं। देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मैं एम वेंकैया नायडू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वेंकैया नायडू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वेंकैया नायडू ने हिंदी में उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित मोदी सरकार के तमाम मंत्री और राजनेता भी पहुंचे।
उनका बहुत ही व्यापक अनुभव है देश की राजनीति का, देश की संसदीय परंपरा का। अनुभव के आधार पर वो बहुत ही सफल, प्रभावी और लोकप्रिय उपराष्ट्रपति देश के साबित होंगे। वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। चुनाव में उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को हराया था। कुल पड़े 711 वोटों में वेंकैया नायडू को 516 वोट तो गोपाल कृष्ण गांधी के खाते में 244 वोट गए थे। उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले वेंकैया नायडू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इधर राज्यसभा में भी वेंकैया नायडू का सदस्यों ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने राजनीति में वेंकैया नायडू के योगदान की तारीफ की, तो वहीं निष्पक्ष और तटस्थ रहने की नसीहत भी दी। इस दौरान एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान देखने को मिल ही गया। वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद नायडू ने राज्यसभा के सभापति के रूप में पदभार संभाला। इस मौके पर पूरे सदन ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेंकैया नायडू देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। हालांकि राज्यसभा में नायडू के लिए स्वागत भाषण में भी जमकर सियासत देखने को मिली। वेंकैया नायडू का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की महानता है कि आज सर्वोच्च पदों पर सामान्य घरों के लोग पदासीन हैं। मोदी के इस बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई। सदन में बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश की आजादी में गरीब और अमीर सबका योगदान था, किसी के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। हमारे उन महापुरुषों ने जो संविधान दिया, उस संविधान का सामर्थ्य क्या है कि आज हिंदुस्तान के संविधान पदों पर वो लोग बैठे हैं जिनकी पार्श्वभूमि गरीब की है, गांव की है। पहली बार देश के सभी सर्वोच्च पदों पर इस पार्श्वभूमि के व्यक्तियों का होना, ये अपने आप में भारत के संविधान की गरिमा और भारत के लोकतंत्र की मैच्योरिटी को प्रदर्शित करता है। मैं अगर उल्लेख करूंगा मोतीलाल नेहरू का, कितने बड़े वकील थे वो। मैं गांधी जी की फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे वकील थे, इसीलिए तो साउथ अफ्रीका तक उनको जाना पड़ा मुकदमा लड़ने के लिए। तो इस देश में वो उनको भी आज हमने भूलना नहीं चाहिए कि जिन्होंने जो संपन्न थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपनी दौलत को कुर्बान किया, अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपने परिवार को कुर्बान किया। उधर 17 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र 26 दिन चलने के बाद आज खत्म हो गया। इस दौरान सदन में 17 बिल पेश किए गए और 14 पास हुए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शुक्रवार को सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। महाजन ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान 19 बैठकें हुई और 71 घंटे काम हुआ है। देश की संसद में हंगामा होना आम बात है। जनहित के कार्यों को लेकर सदन बुलाया जाता है, लेकिन हर बार हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। इस बार संसद के मानसून सत्र में सदस्यों के हंगामे के कारण कामकाज के करीब 30 घंटे बर्बाद हुए। हालांकि इस दौरान सदन में करीब 10.5 घंटे अतिरिक्त काम भी हुआ। इस दौरान कई अहम विषयों पर भी चर्चा की गई और कुल 14 बिल पास किए गए। खबरों के मुताबिक सदन में इस दौरान जो 14 विधेयक पास किए, उनमें इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, कंपनी अमेंडमेंट बिल, फ्री एंड कंपलसरी चाइल्ड एजुकेशन राइट्स अमेंडमेंट बिल और नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक अमेंडमेंट बिल अहम रहा। इस बार मानसून सत्र में लोकसभा में सबसे ज्यादा चर्चा भीड़ द्वारा पीट कर हत्या के मामलों पर हुई। इसके अलावा देश में किसानों की स्थिति को भी खासी तवज्जो दी गई। 17 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र के दौरान 19 बैठकों में करीब 71 घंटे काम हुआ। सदन में हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित किए जाने से 29 घंटे 58 मिनट का समय खराब हुआ। हालांकि सदन ने 10 घंटे 28 मिनट देर तक बैठकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मानसून सत्र में लोकसभा में 70% जबकि राज्यसभा में 73% काम हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
उधर संसद का सत्र खत्म होने के बाद आज शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों ने अपनी एकता को बनाए रखने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की रणनीति पर विचार किया। दिल्ली के संसद भवन स्थित सभागार में आयोजित विपक्षी पार्टियों की बैठक में उन तमाम एजेंडे पर चर्चा हुई जिस पर आगे मोदी सरकार को घेरा जा सकता है। लेकिन नई बात यह है कि इसमें एनसीपी शामिल नहीं हुई। सरकार को घेरने वाले मुद्दे तय करने के लिए एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया। यूं तो इस बैठक में सोनिया गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, CPI नेता D राजा और CPM के महासचिव सीताराम येचुरी, सपा के नरेश अग्रवाल, BSP के सतीश मिश्र समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। लेकिन एनसीपी इससे दूर रही। सोनिया गांधी ने JDU नेता शरद यादव को भी बैठक में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हुए। यूं भी JDU और में जो घमासान बचा हुआ और जिस तरह से शरद यादव को बाहर निकालने की तैयारी चल रही है, इसलिए भी लग रहा है कि शरद यादव इस बैठक के लिए नहीं आए। JDU से अलबत्ता अली अनवर बैठक में शामिल हुए, जबकि JDU NDA के साथ है। वहीं शरद पवार की बैठक पार्टी NCP ने बैठक का बहिष्कार किया। बिना कोई कारण बताए NCP नेता प्रफुल्ल पटेल ने बैठक के बहिष्कार की जानकारी दी थी। इधर इस विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए JDU ने अली अनवर को पार्टी के संसदीय दल से हटा दिया। पहले भी ये कहा जा रहा था कि शरद यादव के साथ ही अली अनवर हैं। मोदी सरकार के लिए शुक्रवार को संसद में पेश हुए आर्थिक सर्वे के आंकड़े परेशानी पैदा करने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक इस वित्तीय साल की आधी छमाही में GDP 6.75 से 7.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी, लेकिन 7.5% की रफ्तार को पकड़ पाना सरकार के लिए बेहद मुश्किल होगा। रुपए में मजबूती, कृषि लोन माफी और GST लागू होने से पैदा हुई चुनौतियों के कारण 7.5% की विकास दर हासिल करना खासा मुश्किल होगा। संसद में पेश हुए आर्थिक सर्वे के आंकड़े मोदी सरकार के लिए परेशानी पैदा करने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक इस वित्तीय साल की आधी छमाही में GDP 6.75 से 7.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि ये मुश्किल रुपए की मजबूती, कृषि ऋण माफी और GST लागू करने से संबंधित शुरुआती चुनौतियों के कारण होगी। ये पहला मौका है जब सरकार ने किसी वित्तीय साल के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2 बार पेश की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के लिए पहला आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2017 को लोकसभा में रखा था, क्योंकि इस बार आम बजट फरवरी के शुरू में ही पेश किया गया था। जनवरी में पेश सर्वेक्षण में साल 2016-17 के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 6.75 से 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया था। सरकार का कुल खर्च वित्तीय साल 2019-20 में बढ़कर 26 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्तीय साल में इसके 21,46,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सरकार का पूंजीगत खर्च 2019-2020 तक 25% बढ़कर 3.9 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। इस दौरान केवल रक्षा बजट के पूंजीगत खर्चे में 22% का इजाफा होगा। वहीं महंगाई दर में कमी रहने की संभावना है, जो कि 4% के आसपास रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात करते हैं सरकार को मिले RBI से झटके की। रिजर्व बैंक ने सरकार को जून 2017 को समाप्त वित्त वर्ष में 30,659 करोड़ रुपए का लाभांश देने की घोषणा की है। लाभांश पिछले साल के मुकाबले करीब आधा है। विश्लेषकों के अनुसार नोटबंदी के कारण नए नोटों की छपाई समेत अन्य कारणों से रिजर्व बैंक की ओर से सरकार को मिलने वाले लाभांश में कमी आई, यानी कि RBI का पूरा बैलेंस शीट इस वक्त गड़बड़ चल रहा है। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ने सरकार को लाभांश के रूप में 65,876 करोड़ रुपए दिए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सरकार को तगड़ा झटका लगा है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के लिए लाभांश के तौर पर 30,659 करोड़ रुपए देगा। ये पिछले साल दी गई कीमत के मुकाबले आधे से भी कम है। RBI का फाइनेंशियल ईयर जुलाई से जून तक चलता है। रिजर्व बैंक ने 2014-15 में 65,896 करोड़ रुपए और उससे पहले 52,679 करोड़ रुपए का लाभांश दिया था। 2012-2013 में 33,010 करोड़ रुपए का लाभांश दिया गया था। 2011 से 12 में RBI ने 16,010 करोड़ रुपए का लाभांश दिया था। इस साल कम हुए लाभांश के कारणों के बारे में रिजर्व बैंक ने नहीं बताया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके पीछे का कारण नोटबंदी और 500,000 रुपए के नोटों का छपना हो सकता है।
पिछले साल 8 नवंबर को सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला किया था। जुलाई में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने संसदीय समिति के सामने कहा था कि अभी भी बैंक के पास वापस आए पुराने नोटों की गिनती का काम जारी है। उधर निजता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच एक हफ्ते के अंदर फैसला सुनाएगी। प्रधान न्यायाधीश JS खेहर ने कोर्ट में मेंशनिंग के लिए आए एक वकील को ये जानकारी दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने आधार से संबंधित एक मामले में जल्द सुनवाई और आधार मामले से जोड़ दिए गए एक अन्य मामले को अलग करने की मांग की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आधार मामले में सुनवाई की जल्दी क्या है, पहले राइट टू प्राइवेसी मामले पर फैसला आने दो, फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर राइट टू प्राइवेसी मामले पर 9 जजों की पीठ अपना फैसला सुना देगी। उसके बाद वे आधार मामले की सुनवाई करेंगे। उधर दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले DND टोल ब्रिज पर फिलहाल टोल टैक्स की वसूली बंद रहेगी। आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने CAG की रिपोर्ट टोल कंपनी समेत सभी पक्षकारों को देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि हमें कोई कारण नहीं लगता कि ये रिपोर्ट सील बंद ही रहे। कोर्ट ने मामले की फिलहाल जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है और टोल कंपनी को ये कहा कि वह 1 महीने बाद मामले की जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है। टोल कंपनी की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि कंपनी को रोजाना 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, इसलिए जल्द सुनवाई हो। CAG ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी थी। सिक्किम सेक्टर में डोकलाम पर चीन से जारी विवाद के बीच नेपाल दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भूटान के विदेश मंत्री दामचो दोरजी से मुलाकात की है। सुषमा के साथ बैठक के बाद भूटानी विदेश मंत्री दोरजी ने कहा कि डोकलाम में हालात शांतिपूर्वक और आपसी सौहार्द के साथ सुलझा लिया जाएगा। सुषमा काठमांडू के बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करने पहुंची हैं। खबरों के मुताबिक भारत और भूटान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात बेहद अच्छे माहौल में हुई है। भारत चीन के बीच चल रहे तनाव में अमेरिका ने एंट्री की है। अमेरिका ने भी कहा है कि PM मोदी से उसके बेहद अच्छे रिश्ते हैं और वो इसका सम्मान करता है। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा कि डोकलाम विवाद पर वो बातचीत का समर्थन करता है। गतिरोध खत्म करने के लिए भारत और चीन को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। इस बीच दोनों ही देश यानी भारत और चीन के प्रशासनिक अधिकारियों की मुलाकात हुई है और सैनिक अधिकारियों की मुलाकात हुई है पहली बार। और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही ओर से अब शांति प्रस्ताव आएगा और शांति बहाली की कोशिश की जाएगी। भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे का भले ही अभी इंतजार हो, लेकिन उनकी बेटी इवांका इस साल नवंबर में भारत आ रही हैं। इवांका 28 से 30 नवंबर तक हैदराबाद में होने वाली ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगी। PM मोदी जब जून में अपने पहले अमेरिकी दौरे पर गए थे तो उस वक्त उन्होंने इवांका को भारत में सम्मेलन के लिए न्योता दिया था। भारत और अमेरिका हैदराबाद में 28 नवंबर को वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन की सह मेजबानी करेंगी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका करेंगी। और अब खबर अच्छी है। देश के किसानों को खेती किसानी करने के लिए अब दोहों और छंदों को याद करके खेती करनी पड़ेगी, जिससे फसल को वो ज्यादा उपयोगी बना पाएंगे। मौसम की मार के कारण अक्सर किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, जिससे किसान बर्बाद होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। किसानों की समस्या को देखते हुए कानपुर के कृषि प्रोफेसर ने कृषि गीता की रचना की है। कृषि गीता में बताया गया है कि किसानों को कब और कौन सी फसल बोनी और काटनी है, जिससे जलवायु परिवर्तन की मार से फसलों को बचाया जा सके। हे केशव, तुम्हारे कहे अनुसार यदि फल प्रारब्ध ने अपनी मर्जी से देना है तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। गीता में भगवान कृष्ण ने युद्ध को लेकर अर्जुन को सीख दी, जीवन जीने की कला बताई। लेकिन कलयुग में फसल खराब होने से कर्ज के बोझ तले दबे अन्नदाताओं को असमय मौत से बचाने के लिए कानपुर के चंद्रशेखर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केशव प्रसाद ने कृषि गीता लिखी है। इसमें दोहों और छंदों के माध्यम से 34 प्रकार के खरीफ और नकदी 34 फसलों की बेहतर खेती का मंत्र दिया है। 116 पेज की कृषि गीता में फसलों की बुआई, कटाई, उन्नत बीजों का कैसे इस्तेमाल करने और कीटों से फसलों को बचाने की तरकीब बताई गई है। फसल रबी की जब कट जाए, खेत तैयारी में जुट जाए।
दोहों और चौपाइयों से रचित कृषि गीता को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रकाशित किया है। इसमें फसलों के अलावा सब्जियों और फलों की खेती करने की विधि भी बताई गए हैं। डॉक्टर केशव दोहे के माध्यम से धान की रोपाई के बारे में बताते हैं कि फसल रवि की जब कट जाए, खेत तैयारी में जुट जाए। 24 घंटे में जल भर के अच्छी तरह पलेवा करिए, रोपाई हित खेत सुधरिए, 100 से 120 दिन पके जातियां भर, शीघ्र पके उत्तम समय इस प्रकार कहलाए। कम पढ़े लिखे किसान इस कृषि गीता को सुनकर भी समझ सकते हैं, जिससे उनको फसलों की जुताई, बुवाई और कटाई में सहायता मिलेगी। ये किसानों के लिए कितनी कारगर होगी ये तो वही बता सकेंगे, लेकिन निसंदेह एक कृषि वैज्ञानिक की ये पहल काबिल तारीफ है। शिव शर्मा के साथ कुमार मयंक, एपीएन कानपुर। और इसी खबर के साथ घनानंद की वो दोहे और चौपाइयां याद आती हैं, जहां आम जीवन को परिभाषित किया गया था और क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बताया गया था। चलिए बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। 11 अगस्त 1778 में दुनिया में जिम्नास्टिक्स की नींव रखने वाले जर्मन शिक्षक फ्रेडरिक लुडविग का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और 11 अगस्त 1908 में 18 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस को आज ही के दिन फांसी दी गई थी। इस उम्र में देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के वो युवा क्रांतिकारी थे। और 11 अगस्त 1961 में दादर नागर हवेली का भारत में विलय हुआ था और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। गोवा की तरह ये इलाका भी कई साल तक पुर्तगाली उपनिवेश के रूप में रहा था। और 11 अगस्त 2012 में ईरान के तबरीज और अहार में भूकंप से 153 लोग मारे गए थे और करीब 1300 लोग घायल हो गए थे। और आइए अब बात करते हैं ऐसी शख्सियत की जिसने हिंदी सिनेमा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हमारी चर्चा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित पी जयराज की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 40 और 50 के दशक में पी जयराज फिल्म जगत में काफ़ी जाना पहचाना नाम रहे। एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे पी जयराज ने अपने सफ़र की शुरुआत साल 1929 में मूक फिल्मों से की। उन्होंने लगभग 170 फिल्मों में काम किया, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी, उर्दू, मराठी और गुजराती फिल्में शामिल रहीं। बतौर अभिनेता जीवन मृत्यु, छोटी बहू, शोले, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर और क्रांति उनकी यादगार फिल्में रही हैं। पी जयराज को याद करते हुए आज के देश की बात में बस इतना ही। नमस्कार।